डियर स्टूडेंट, आप तो ये जानते हैं कोई भी बॉडी हो वो एटम से तो बनती ही है। इतना तो आप जानते ही हैं। अगर ये बॉडी है तो ये एटम से तो बनती ही है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगर एटम ना हो तो ये अभी होल हो जाएगा, इसमें छेद हो जाएंगे। एटम से ही तो ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, बना। अब आप बताइए, किसी भी बॉडी में एटम होते हैं, इतना आप मानते हैं, ठीक। छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, इसके टुकड़े जो होते हैं, पीसेस, वही एटम होते हैं, ठीक। अब एक चीज ये बताओ, एटम के अंदर क्या होता है? पढ़े हो 10th में, क्या होता है? अगर ये बॉक्स जो है एक छोटे से पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम कह रहे हैं। अब इस एटम के अंदर क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन, ये दोनों पार्टिकल। एटम तो इतना बड़ा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने और होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नेचर का माना जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव नेचर का माना जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इस एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो कितने माइनस? दो माइनस है। अगर इस एटम के अंदर दो प्रोटॉन है तो दो प्लस है। प्लस भी दो है तो माइनस भी दो। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट कितना है, नेट ओवरऑल सब मिला के नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब टोटल प्लस टोटल माइनस ओवरऑल सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? भाई आपने दो प्लस कर दिया और दो माइनस, दोनों तो एटम के अंदर हैं, तो ओवरऑल आंसर जीरो आएगा भाई। आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब इस बॉडी में ना तो प्लस ज्यादा है ना तो माइनस, दोनों इक्वल अमाउंट में है। और कहते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, इसको कहेंगे न्यूट्रल। अब आगे बात करते हैं। अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन को कह दिया जाए भैया अब तुम जाओ, तो कौन बचा? केवल केवल प्लस बचा। अब इस एटम में बताओ किसका राज चल रहा है, कौन इसका किंग है? प्रोटॉन। प्लस इसका मतलब जब ये एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ऐसे ही सारे एटम को मैं पॉजिटिव चार्ज कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? जंप करवाना होगा, निकालना होगा इस बॉडी के अंदर से। और वो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 12 के ही चैप्टर नंबर 1 में, फिजिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप उसको चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसी पे बेस्ड है। तो चलते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा डियर स्टूडेंट। तो कुल मिला के इस एटम को अगर आपने पॉजिटिव कर लिया तो ये पूरी बॉडी कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। मैं इसलिए इसको बता रहा था, मेरे पास एक यहाँ पे क्यूब है, समझो यही है। अब इसको मैं बोर्ड में बनाना चाहूँ तो ऐसे ही तो बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, देख लो। समझो बोर्ड में ऐसे बना है, ये देखो ऐसे बोर्ड। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये इधर है, ये देखो, देखो यहाँ ध्यान से। यहाँ पे ये जो नेम है ये H है, ये G है, ये C है, ये B है। देखो यहाँ ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर, इधर, ठीक। और ये जो तुम देख रहे हो बॉटम, वो ये जिसको मैं टच कर रहा हूँ, और ये वाला हिस्सा ऊपर, समझ रहे हो ना? और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारी तरफ है, हमारी तरफ। इसका नेम बता सकते हो क्या है? कहां पे बताओ? EHCD, समझ में आया कि नहीं? और एक बैकवर्ड पीछे जो को जिसको हम शो नहीं कर सकते, बताओ कौन सा? वो ये वाला जो पीछे है, देखो वो पीछे पीछे, उसको क्या नाम है? FGBA। समझ में आया? तो टोटल कितने फेसेस हैं? 1 2, अरे फॉरवर्ड बैकवर्ड दो ये हो गए, 2 2 4 2 6। समझ में आया? ये क्यूब मैंने बनाया। अब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दे क्या दिया? इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड तो वही है चैप्टर नंबर 1 में, उसको आप जाके देखें। नहीं समझ में आएगा तो फिर उसका अलग क्लास में ले लूंगा, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ। अब अगर इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये पॉजिटिव चार्ज ही तो हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस क्यू लिखा है। प्लस क्यू का मतलब समझो, इसके सेंटर में मैंने चार्ज इसको पूरा पॉजिटिव बना दिया है, प्लस क्यू। समझ में आया? इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, एक तरीके समझो ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। ये मेटल का बना हुआ, कॉपर का। याद है, मेटल से ही इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, ठीक। यही आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लें कॉपी पे जल्दी से।
अब बात यहाँ ये है डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कह दूं ये सेंटर पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 5 कूलम का, अगर इसके बगल में मैं एक प्रोटॉन लाऊं, इसके बगल में मैं एक प्रोटॉन लाऊं, तो ये प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होगा। वैसे मैं ला रहा हूं, तुम्हें सोचना नहीं, वैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये बताओ प्रोटॉन जो मैं ला रहा हूं वो भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट करने के लिए ला रहा हूं, देखना चाहता हूं कि इस प्रोटॉन को जो तुम ला रहे हो, इस प्रोटॉन को ये बुलाता है या भगाता है, यही मैं देखना चाहता हूं। तो तुम बताओ ये क्या करेगा? ये भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों में भाई जान ही रहे हो फ्रेंडशिप तो होगा ही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? कहेगा भागो यहां से, रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा। तो ये बेचारा जो है भागना चालू कर देगा स्ट्रेट लाइन में ना, आगे की तरफ। ये इधर नहीं आएगा, भागना चालू कर देगा। ये ऐसे आपको पता है, कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है, ये कौन चल रहा है? ये प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। समझ में आया? अगर मैं वही प्रोटॉन यहां लाता तो बात वही पड़ती, तब भी इस प्लस में रिपल्सन होता। तो ये वाला प्लस इसको कहता जाओ आगे, तो ये बेचारा इधर भागता, इधर थोड़ी नहीं आता, बुलाएगा थोड़ी, ये वाला इसको बुलाएगा थोड़ी, ये रिपेल करेगा तो इधर जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे अगर ऊपर लाता तो फिर ऊपर भागने लगता पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे नीचे लाता तो नीचे भागता ना। अच्छा एक चीज ये बताओ डियर, कल मैंने आपको एक चीज ये पढ़ाया था कि अगर एक क्यूब है, याद है? अगर एक क्यूब है उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर रही हैं और दो ही वही बाहर निकल जा रही हैं। मतलब मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं और दो बाहर निकल रही हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? ये फिगर दिख रहा है आपको? दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं लाइंस और दो ही बाहर चली जा रही हैं। तो आप बताओ इसके अंदर बची कितनी बची? कुछ नहीं बची। आपको मैंने 2 रुपया दिया, 2 रुपया ले लिया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बची तुम बताओ? 0। इसी को कल मैंने बताया था, यही फ्लक्स से रिलेटेड होता है, फ्लक्स जिसको फाई से बोलते हैं। कोई पूछे इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ तो तुम तुरंत उससे कहो 0। क्यों? Because number of electric field lines entered in the cube is equal to the outer in the cube। समझ रहे हैं नहीं आप? जितनी एंट्री कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही है, तो बचा कितना? कुछ नहीं बचा। जब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं तो इसका फ्लक्स 0। क्या इसका 0 है? देखो चेक करो, क्या तुम उसका 0 कह सकते हो? उसका तुम फ्लक्स 0 कह सकते हो? नहीं कह सकते हो ना। अगर इसका फ्लक्स तुम 0 नहीं कह सकते हो, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि क्या इसमें ऐसा है कि यहां से जो निकल रही है वही यहां से आई हो? ऐसा नहीं है भाई। देखो यहां से शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर से कोई आ रहा है और वही उधर से निकले। क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई थी? नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि इसमें फ्लक्स 0 नहीं है। फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो फिर है कितना? क्वेश्चन मार्क। अगर 0 नहीं है तो है कितना, ये कैसे बताएंगे? चलिए यही बताते हैं हम। आपको मैंने डियर स्टूडेंट एक चीज पढ़ाया था, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ठीक नहीं याद है? कोई बात नहीं, ठीक, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। गॉस थ्योरम में एक चीज ये बताओ, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इसका फ्लक्स 0 तो नहीं है, तो कितना है? यही क्वेश्चन मार्क है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये किसकी डायरेक्शन है? पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आखिर इस पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आपने प्रोटॉन लाया था उसको चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? इसको कौन पुश कर रहा है? यही तो जो बीच में सेंटर में है। इसका मतलब यही चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना हो तो इस प्रोटॉन को कोई चलाएगा भी नहीं। सोचो, दिमाग लो, इस प्रोटॉन को
कौन चलाएगा? जब ये रिपेल ही नहीं करेगा तो कौन चलाएगा बताओ? वो तो वही का वही रहेगा। अब आप मुझे सीधा बात बताओ कि इसका मतलब अंदर कितना चार्ज है इसी पे डिपेंड करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो फ्लक्स बनेगा। इसका मतलब सीधा बात करो, फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और वो डिपेंड करता है अंदर कितना चार्ज है। अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉडी के अंदर से निकलेंगी। इसका मतलब फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, Q पे डिपेंड करता है। Q इन का मतलब इंटरनल कितना चार्ज है, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है, यही आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। गॉस थ्योरम हमें बताता है कि किसी बॉडी का फ्लक्स निकालने के लिए अगर उसके अंदर कोई चार्ज है तो Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में आपने यही सब पढ़ा है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा दिया गॉस थ्योरम, वहां पे आप जाके चेक करें। अब एक चीज और, फ्लक्स का एक फार्मूला और भी है। एक चीज बताओ, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल चार्ज। क्योंकि इंटरनल चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, क्योंकि आप कोई पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ये उसको पुश करेंगे। इतना तो जानते हो ना? अच्छा एक चीज बताओ, ये जो फ्लक्स होता है ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पे डिपेंड करता है, अंदर कितना चार्ज है। तो सीधा बात करो, क्या फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है? हाँ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अमाउंट होता है वो कितनी है, नंबर में कितनी है, वही तो फ्लक्स होता है, उसी से रिलेटेड तो फ्लक्स होता है। तो आप बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, बिल्कुल है। अब दूसरी चीज ये भी, एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं ये तुम सरफेस देख रहे हो, ये जो मैं इतना बड़ा बनाया हूं, तुम काउंट करके बताओ इस पूरे सरफेस से कितनी पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, आप देख रहे हैं ना? आप बताओ, अगर इस सरफेस को मैं थोड़ा छोटा कर दूं, जो मैं कलर कर रहा हूं, मान लो इतने की मैं बात करूं, जितना मैं कलर कर रहा हूं, तो बताओ इससे कितनी निकलेंगी? तो इससे केवल 2 निकल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अमाउंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया मतलब तुम कितने पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो। अभी मैं इतने एरिया की बात करूं तो 6 निकल रही हैं, अभी मैं इतने एरिया की बात करूं तो 2 निकल रही हैं। इसका मतलब फ्लक्स जो होता है, अगर हम आपसे कह दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड होता है, तो आप बताओ क्या उससे एरिया का कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब फ्लक्स के फार्मूले में E भी आना चाहिए और उसके साथ एरिया भी आना चाहिए। यस को हम यहाँ पे एरिया बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एरिया छोटा लेते हैं तो बुकों में देखेंगे यहाँ ds बोलता है। ds मतलब होता है स्मॉल एरिया और s का मतलब होता है बिग एरिया। ठीक, अक्सर बुकों में देखोगे यहाँ वेक्टर लगा देता है ऐसे, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपनी डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगा है। और अब आप कहोगे ds पे भी वेक्टर लगा होता है सर बुकों में, बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बता भी चुका हूँ एक बार। अच्छा ये बताओ, ये एरिया जो है अगर मैं आपसे पूछूं इसको किससे डिनोट करोगे? अगर छोटा एरिया है तो ds से डिनोट करोगे, बड़ा एरिया तो s से डिनोट करोगे। लेकिन ये एरिया अगर मैं आपसे पूछूं किसकी तरफ है तो आप क्या बताओगे? बताओ, क्या ये वाला एरिया मेरी तरफ है? नहीं ना, ये एरिया, ये वाला जिसको मैं टच कर रहा हूं ये मेरी तरफ, ये एरिया उस तरफ है, यानी मेरे अपोजिट, मतलब जिधर मैं पेन कर रहा हूं देखो ऐसे। इसका मतलब इस एरिया में भी डायरेक्शन है। ये हमें बताना चाहता है कि मैं इधर हूं, तुम इधर हो, ये मुझे बताना चाहता है। इसका मतलब एरिया वेक्टर इसी को कहते हैं, याद कर लो। अगर मैं आपसे कह दूं वेक्टर ds यहां लिख दिया है, वेक्टर ds का मतलब तुम्हें ये भी ध्यान में रहना चाहिए
कि ये एरिया किधर है, वेक्टर का मतलब किधर है। अभी मैं कह दूं ये एरिया किधर बताओ, इसका वेक्टर डीएस किधर है, ऐसे ये वेक्टर डीएस, ये इसी को बोलते हैं वेक्टर डीएस, इसी को बोलते हैं वेक्टर डीएस। अभी मैं पूछ रहा हूं इसका एरिया किधर है, इसी को बोलते हैं वेक्टर डीएस। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और अगर एक क्यूब है, अगर बंद है, जैसे ये क्यूब देखो बंद है ना, बंद है कि नहीं देख लो, एकदम क्लोज है कि नहीं। अगर क्लोज है, बॉडी अगर क्लोज है तो फ्लक्स के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे कर, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ये इसका मतलब होता है ये बॉडी क्लोज है, बंद है। समझ में, क्लोज इंटीग्रल इसका नाम, पूरा नाम इसका क्लोज इंटीग्रल। यानी फ्लक्स के दो फार्मूले हैं, एक तो q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, वहीं दूसरा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है कितने एरिया से वो पास हो रही है। भाई जितने एरिया से पास होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, आप समझो, दिमाग लगाओ। अब मैं आगे चलता हूं डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब डियर स्टूडेंट एक चीज मैं ये बात करना चाहता हूं, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कह दूं, ये हेडिंग नोट करिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, ये जल्दी से नोट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, इस हेडिंग का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक। कभी कभी बुकों में आप देखोगे यहां इनफाइनाइटली लिख देता है, ठीक। चलिए डियर स्टूडेंट मैं आपको अभी शेडिंग को मिटा रहा हूं, यहां पे आपने नोट कर लिया होगा। देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास एक वायर है, ये देखो, ध्यान देना। अब देखो ध्यान है, ये वायर बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं यहां डॉटेड बना दे रहा हूं। डॉटेड का मतलब ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। बहुत लंबा का मतलब इतना नहीं कि देख ना पाओ, अरे कम से कम 10 मीटर 20 मीटर, बहुत लंबा है, ठीक। अब इस वायर का लेंथ जितना मैं यहाँ पे चॉइस कर रहा हूं, मान लो इसको मैं जितना मैंने यहाँ लिया है फाइनाइट लिया है, इसको मैं यल लेंथ दे देता हूं। इतने को मैं क्या दे देता हूं, यल लेंथ दे देता हूं। अगर आप नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, कॉपर का वायर समझ लो, ठीक। अब इसको मैंने क्या किया है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वो बॉडी खुद ब खुद कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कहने वाली बात नहीं है, ठीक। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक। मान लो इस बॉडी पे जो चार्ज है उसको मैं बोल देता हूं प्लस क्यू। इस वायर पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। समझ में आया कि नहीं, प्लस क्यू। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, मतलब ये जैसे कि 5 कूलम या 10 कूलम या 20 कूलम, क्योंकि आपने वायर कैसा लिया है, आप सोचो इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत ज्यादा लंबा है। तो जब आपने पहले ही बोल दिया कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो आप काउंट कर सकते हो, सोचो, दिमाग लगाओ। जिसके बारे में हम आपसे कहते हैं एक सड़क है वो इनफाइनाइट लेंथ तक जाता है, तो उसमें कितनी गिट्टियां होंगी, उसमें मैंने गिट्टी डाल दी, तो भाई काउंट करना बहुत मुश्किल है, तो आप उसमें काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही कहो। तो इसमें जो चार्ज दिया गया है पॉजिटिवली वो हम काउंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक। मान लीजिए इस वायर की टोटल लेंथ जो थी वो L थी, इस वायर की टोटल लेंथ कितनी थी, L थी, या H थी, कुछ भी मान लो, इस वायर की जो टोटल लेंथ थी वो H थी। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, ठीक, आप H मीटर थी, इस वायर की टोटल लेंथ कितनी थी, H मीटर थी, तो आप मुझे खाली इतना बताओ कि इस H मीटर की जो लेंथ है, ठीक, H मीटर की जो लेंथ है उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, इन
h मीटर लेंथ। आपने h मीटर लेंथ में कितना चार्ज दिया बताओ भाई? यही तो दिया आपने जिसको आप बोल रहे थे कि भाई बहुत लंबा है, काउंट करना बहुत मुश्किल है। यही तो है प्लस क्यू। इतना कूलाम का चार्ज आपने दिया, याद रहे ये वो चार्ज है जिसको आपने h मीटर की लेंथ दी। दिख रहा है आपको? तो आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपसे पूछ लूं देन इन 1 मीटर लेंथ, तो आप बताओ अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, 1 मीटर, अब ये रहा होगा 50 मीटर, मैं 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूं। 1 मीटर, अगर इस वायर का 1 मीटर का पार्ट लिया जाए तो देन इन 1 मीटर लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दो अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना चार्ज होगा? कितना बताओगे तुम बताओ भाई? जब h मीटर में इतना है, h मीटर में इतना है तो 1 मीटर में कैसे है? तो सिंपल सी बात है, 1 का मल्टीप्लाई क्यू में करो तो वही आएगा अपान ये CH से नीचे डिवाइड करो Q/H। आपको पता है ये हमें बता रहा है कि आपके 1 मीटर लेंथ का जो आपने वायर लिया है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वही हमें बता रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि Q जो था वो टोटल लेंथ में था, अब H जो है Q टोटल चार्ज था, H जो है टोटल लेंथ है। समझ में आ गया? इसका यूनिट जो होगा, Q का यूनिट क्या होता है बताओ? कूलाम चार्ज है ना भाई, Q का यूनिट तो कूलाम होगा, चार्ज है ना, और H क्या है? डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर। देखो इसका आ भी रहा यूनिट कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर का क्या मतलब होता है? 1 मीटर में कितना कूलाम चार्ज आपने दिया है, यानी Q/H। इसको हम लोग लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी नोट करें जल्दी से इसको। लीनियर चार्ज डेंसिटी, कोई आपसे पूछे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको क्या बताता है? सीधे उससे कहो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हमको बताता है कि किसी भी वायर के या स्ट्रेट कंडक्टर के, किसी भी वायर के 1 मीटर लेंथ में, कुछ लोग 1 मीटर नहीं बोलते, कुछ लोग पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ में आपने कितना उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, बस यही। मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज आपने दिया है कितने मीटर में? 1 मीटर में, वही लीनियर चार्ज है। समझ में आ गया? इसको नोट कर जल्दी से, आगे चलते हैं जल्दी से। अब डियर स्टूडेंट चाहो तो मैं इसका H का मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूं, लैम्डा इंटू H इज इक्वल टू Q आ जाएगा। इसको आप नोट किए रहिएगा क्योंकि अभी काम पड़ेगा, मैं आपसे पूछूंगा, याद रहे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई आपसे पूछे ये Q क्या है तो क्या बताएंगे? ये Q क्या है? ये Q जो है इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना था। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कोई पूछे ये Q क्या है तो बता दे। ये क्या है? ये 1 मीटर पे कितना चार्ज है। अच्छा सोचो, लैम्डा क्या है? 1 मीटर पे कितना चार्ज है, ये चार्ज को बताता, लैम्डा चार्ज को बताता, लेकिन कितने मीटर में? 1 मीटर। और H क्या? टोटल मीटर। मतलब अगर 1 मीटर में जितना होगा उसमें अगर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज नहीं निकलेगा। तुम दिमाग लगाओ, तो सीधे सी बात, Q जो है टोटल चार्ज। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यहां मेरा एक क्वेश्चन बना था, इक्वेशन, ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, मैं भी यूज करूंगा, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे ये कह दूं, चलें अब आगे, ये जो वायर है जो आपने लिया है, ठीक, इस वायर के कुछ डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए मैंने यहां पे, ठीक, एक प्रोटॉन लाया मैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे बताओ इस प्रोटॉन को ये वाला चार्ज क्या करेगा? तुम सोचो, दिमाग लगाओ, ये भी प्लस वो भी प्लस,
तो इस प्लस को ये वाला बुलाएगा, कहेगा आओ, नहीं नहीं, तो ये वाला प्लस जो है भागेगा, इसकी डर से आगे भागेगा। तो आप मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, आपने टेस्ट करने के लिए लाया है, प्रोटॉन ही समझो चाहे जो समझो, टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये जब लाओगे तो ये आगे भागना चाहेगा, ये आगे भागना चाहेगा। ऐसे यहां भी लाओगे, ऐसे यहां भी लाओगे, कहीं भी लाओगे, सब आगे भागना चाहेंगे, सब आगे भागना चाहेंगे। समझ में आ गया? ये तुमने बनाया क्या? कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो इसके कई आंसर देने के तरीके। पहला तो ये डायरेक्शन मैंने बनाया है कि पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है, समझ में आ गया? ये जो डायरेक्शन मैंने बताया है ये है पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है। और दूसरा आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। क्या गलत है? पॉजिटिव चार्ज इधर चलता है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था जो आपने टेस्ट करने के लिए लाया था उसको पुश किया तो आगे भाग, मतलब ये वाला जो है इससे डर के भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे कुछ फोर्स भी लगाया होगा, लगाया होगा, तो इसी डर से वो आगे भाग रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है तो आप बताओगे आगे, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो तो आपने बता दिया आगे भाग रही है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है तो आप कैसे बताएंगे? उसकी वैल्यू मत पूछ रहा हूं, वैल्यू। कुछ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कहते हैं वैल्यू कैसे निकालते? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का फोर्स होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है ना, उस फोर्स से ही रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे कैसे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F = QE, पढ़ा है? यहां देखो F जो है E से रिलेटेड है, फोर्स जितना ज्यादा होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, या E जितना ज्यादा होगा, E की वैल्यू जितनी ज्यादा रखोगे फोर्स उतना ज्यादा आएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त, फ्रेंड। तो वही चीज मैं आपसे बोल रहा था ना। तो आपसे कोई पूछे ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसी से ये रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कोई कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब सेंस में समझो कि अगर इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, अगर कम फोर्स इस पे लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम आएगी। अगर इस पे ये 10 झापड़ मार रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आना होगा, लेकिन अगर 20 झापड़ मार रहा है तो और ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? आगे चलते। तो एक चीज बताओ, अगर हम आपसे कह देते हैं ये जो आपने प्रोटॉन यहाँ पे लाया था पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे जहां पे ये है मौके पे, ठीक, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस r मीटर, कुछ है r मीटर, पता नहीं कितना, 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी ले लो। ऐसे यहां पे मैं पूछूं तो वही आंसर आएगा, सेम टू सेम। भाई यहां पे जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट तो यहां भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस में सेम ले रहा हूं, डिस्टेंस में सेम ले रहा हूं। यहां पे भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर वही आएगा, r डिस्टेंस सेम। अगर यहां भी लूं तो वही आंसर आएगा, यहां भी लूं तो वही आंसर आएगा, यहां भी लूं तो वही आंसर आएगा। मतलब एक प्लेस का अगर आंसर लड़का निकाल ले तो उसको बाकी प्लेस का आंसर निकालने की जरूरत नहीं, ठीक। ऐसे जैसे तुमने इधर अगर ये डिस्टेंस लिया था r डिस्टेंस, क्या कोई बंदा इधर नहीं ले सकता था? इधर भी ले सकता था। अगर मैं यहां पूछता r डिस्टेंस पे, अब भी वही आंसर आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए आपको मैं कितनी बार बताऊं, पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ता है, ठीक। आप पॉजिटिव चार्ज दिमाग में बैठा लीजिए। आप बताओ यहां प्रोटॉन लाओगे तो क्या करेगा? ये वाला उसको कहेगा भागो यहां से, तो ये भागना चालू कर देगा ऐसे इधर। ये किसकी डायरेक्शन? ये पॉजिटिव चार्ज के भागने की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन को दूसरे लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। समझ में आया? यहां पे डिस्टेंस जितना है यहां पे भी उतनी है, समझ लो, ऐसे मैं मान ले रहा हूं, ठीक। तो बताओ यहां पे जितना आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा यहां पे भी उतना ही आएगा, यहां पे भी सेम टू सेम, यहां पे भी उतना आएगा, कोई डिस्टेंस सेम है, उतना ही इफेक्ट ये दिखाएगा, उतना ही पावर यहां पे दिखाएगा। जितना फोर्स इस पे लगा पा रहा है उतना फोर्स यहां पे भी लगा पाएगा, ठीक। यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी, क्योंकि डिस्टेंस में सेम है। देखा जाए अगर इन सारे पॉइंटों को मिलाया जाए डियर स्टूडेंट,
इन सारे पॉइंटों को अगर मिलाया जाए तो यहां पे अगर देखा जाए तो एक सिलेंडर बन सकता है। देखो देखो यहां पे जितने सारे पॉइंट अगर मैं इसको मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, तो यहां पे एक सिलेंडर बन सकता है। देखो देखो यहां पे एक सिलेंडर बन सकता है कि नहीं, मैंने बना दिया। इस सिलेंडर को कहते हैं, आपने सिलेंडर क्यों बनाया? क्योंकि सिलेंडर बनाने से मुझे एक रिजल्ट मिला है, सिमेट्री। सिमेट्री, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मौके पे मिलेगा उतना इधर ही मिलेगा। तो मुझे एक अगर मैं निकाल रहा हूं तो बाकी तो नहीं निकालना पड़ेगा ना, सबका हम बता देंगे। इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, इमेजिन किया जाता है, महसूस बना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस मैंने इसलिए बनाया है, यही गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सरफेस, उसको बस सोच के बनाया जाता है ताकि एक जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल ले तो बाकी जगह ना निकालना पड़े। इसी को गॉसियन सरफेस है। समझ में आया कि नहीं? गॉसियन सरफेस का फायदा ये है कि एक जगह निकालोगे सिमेट्री के ड्यू टू, अगर अलग जगह नहीं निकाले, जैसे एक यहां निकाले हो तो यहां जितना डिस्टेंस है इतना भी वहां, यहां भी उतना है तो यहां निकाल लो, बात खत्म। अब हम आगे चलेंगे। अब डियर स्टूडेंट, क्या मैं कह रहा था, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डियर स्टूडेंट पूछूं यहां से इस वायर का फ्लक्स जीरो होगा, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? बताओ क्यों, बताओ, अभी भी बताया। देखो यहां से तो निकल तो रही, लेकिन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं रही बल्कि जा रही है। तो आप बताओ, आप सोचो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि यहां से जो आ रही है यहां से निकल के वहां से आई, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं कि जितनी एंट्री कर रही है उतनी निकल रही है, गलत। यहां तो फ्लक्स जीरो नहीं हो। तो अब मुझे यहां पे देखो, इसमें सिलेंडर पड़े हो ना क्लास 10 में, इसमें दो टाइप के एरिया होते हैं। एक तो ये वाला, ये देखो पेन भी सिलेंडर है। एक ये वाला जो व्हाइट है, सी एस ए, इसको कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ये वाला, ये ना, जो कि यही वाला है, ये वाला। और एक ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर और नीचे, ये इसको बोलते हैं सर्कुलर एरिया, जिसका आंसर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है, देखो रेडियस आर, देखो 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 यहाँ पे रेडियस आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका एरिया क्या होता है, कोई पूछे, इसका टोटल सी एस ए कितना होता है सिलेंडर का, पढ़े हो क्लास 10 में, कोई पूछे सी एस ए कितना होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच। समझ में आया कि नहीं? 2 पाई आर एच होता है। समझ में आया ना सिलेंडर का? एच क्या है? सिलेंडर की हाइट। यही तो मैंने एच लिया था, यही मैंने एच लिया। समझ में आ गया होगा? नोट करिए आप इसको। तो चलिए सी एस ए सिलेंडर का हो गया 2 पाई आर एच। अच्छा एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं इस यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्या उनका अगर मैं अमाउंट नहीं होगा, यहां से निकल रही कि नहीं, देखो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे निकल रही कि नहीं, तो उनका कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा। तो अगर मैं पूछूं उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, तो आपको कितनी बार बताऊं, फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स, उसको फ्लक्स बोलते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो कोई बात नहीं है, देखो कैसे निकालते हैं। तो चलो मैं पहले क्या है कि ये जो सी एस ए है, यानी जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये कर्ड वाला, इससे मैं फ्लक्स पहले निकाल लेता हूं। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जो कर्ड वाले एरिया है उससे कितनी गुजर रही है, चाहे इधर हो चाहे इधर, दोनों से मैं निकाल लेता हूं। देखो कैसे। आपको मैंने अभी भी एक फार्मूला पढ़ाया है फ्लक्स का, दो फार्मूले पढ़ाए हैं। एक तो वो फार्मूला जो अंदर वाला चार्ज है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और बताया जिसमें एरिया का काम पड़ता है, ये वाला वेक्टर E डॉट वेक्टर D, ये वाला मैंने पढ़ा है, याद है? E क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं, उनका अमाउंट एक तरीके से। ds मतलब ds क्या है, ds होता है एरिया। समझ में आया कि नहीं? जिस एरिया से आप बात करना चाहते हैं। अब आप टोटल एरिया से बात करना चाहते हैं तो हम टोटल एरिया से बात करेंगे। अच्छा एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने क्लास 11th में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? दो वेक्टर का। हाँ, बहुत लोग ये सोच रहे हैं ds क्या है। ds देखो, मान लो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही, देखो इसको देख रहे हो, ये जो जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ये छोटा सा एरिया मैं डीएस ले लेता हूं, जहां से ये पास हो रही है भाई, मैं इस पर्टिकुलर इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं से तो गुजर रही होंगी छोटे से पॉइंट से, उस एरिया को मैं डीएस बोल रहा हूं। वो एरिया छोटा सा तो होगा भी, उसको मैं डीएस बोल रहा हूं। इतना समझ में आ गया? तो डीएस क्या है? डीएस यही है जो मैं कलर कर रहा हूं, डीएस यही एरिया डीएस है। आप मुझे बताएंगे ये डीएस एरिया जो है, ये डीएस एरिया, ये डीएस एरिया जो है सिलेंडर पे है ना, सिलेंडर के सीएसए पे है ना, अगर आपसे कोई पूछे ये एरिया किधर पड़ेगा, देखो तुम सोचो, दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा के सोचना, ये सिलेंडर है, डीएस कहां होगा? डीएस कहीं एक जगह ऐसे ही तो होगा, ये एरिया किधर पड़ेगा? उधर पड़ेगा, उधर उधर। सोचो यहां पे अगर मैं अभी कलर कर दूं, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलर कर दूं मेरे अपोजिट, तो क्या वो मेरी तरफ है? नहीं नहीं, वो उधर है। तो आप मुझे बताओ इस डीएस की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, एरिया वेक्टर डीएस जो वो भी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी भागना चाहता है, दोनों लोग तो फ्रेंड है। वेक्टर डीएस जो है वो भी कहता मैं भी इधर हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहता मैं भी इधर हूं, दोनों लोग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर भागना चाहता था, और एरिया कह रहा है वैसे भी मैं उधर ही हूं। अच्छा ये बताओ ये डीएस किधर पड़ेगा? ये वाला मेरी तरफ पड़ेगा, ये वाला मेरी तरफ पड़ेगा। अगर मैं इस पे पॉइंट बनाऊं तो ये मेरी तरफ पड़ेगा। अच्छा बताओ इसका एरिया किधर पड़ेगा? डीएस जो ऊपर होगा, ये एरिया क्या बताता है? ये कहता मैं ऊपर हूं भाई साहब, मतलब ये ऊपर पड़ेगा, ऊपर। ऐसे ये बताओ ये एरिया किधर पड़ेगा? नीचे पड़ेगा डीएस। समझ में आया? चलो ठीक है। क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ा होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ा है? अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो आप बताओ क्या लिखते हो? बताओ इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ई लिखते हो, ठीक, वेक्टर नहीं लगाया जाता उसके बाद सॉल्व करते समय, डीएस लिखते हो। देखो अब डायरेक्शन नहीं बताना है, देखो वेक्टर नहीं लगा, अब डायरेक्शन नहीं बताना है, इसमें डायरेक्शन का रोल है, इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये ई जब लिखते हैं तो डायरेक्शन नहीं बताते, खाली वैल्यू बताते हैं। समझ में आया कि नहीं? आगे मतलब अब कहोगे वैल्यू क्या? हाँ मतलब कि यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव चार्ज लिया था वो भाग रहा था ना, तो इसकी डर से भाग रहा था ना, ये वाला पॉजिटिव उसमें फोर्स लगा रहा था ना, उसी फोर्स से रिलेटेड ई होता है ना, उसकी वैल्यू है ये वैल्यू और ये डायरेक्शन, ठीक। अब बताओ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, पढ़ा है ना? अच्छा एक चीज बताओ, थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है वो ई एंड डीएस दोनों के बीच का एंगल होता है डियर स्टूडेंट, ई एंड डीएस दोनों के बीच का एंगल होता है। आगे सॉल्व करो, ई को ई हो गया, डीएस को डीएस हो गया, थीटा 0 रख दो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e इंटू डीएस। समझ में आएगी? ये आपने जो निकाला, आगे चलते हैं, ध्यान देना। चलिए ये आपने जो निकाला, ये आपने फ्लक्स निकाला, ठीक। आगे चलते हैं। एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछूं, ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन का क्या रोल है? कभी सोचा है तुमने इंटीग्रेशन का क्या रोल है? मैं बताता हूं इंटीग्रेशन का क्या रोल है। डीएस जो है वो इतना एरिया, अब ये भी तुमने बोला था ना, जब उसके आगे इंटीग्रेशन लगा देते हो तो उसका मतलब हो जाता है इस पूरा एरिया, ये जो जितना बनाए हो सब एरिया मिलाकर कितना है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्सपेंड फॉर्म, मतलब पूरा मिलाकर। समझ लो ना, इंटीग्रेशन इसीलिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर जगह का निकाल लो तो बाकी जगह का सबका बता दो मिला। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे भी उतना होगा, 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 सब तो सेम टू सेम होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा इस पे भी वो उतना ही फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है? बताओ, यहां भी कांस्टेंट है कि नहीं? और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, तो ई जो है वो बाहर आ जाएगा और बचेगा कौन? डीएस। आगे चलते हैं।
थोड़ा मुझे एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, ई को ई हो गया, ठीक, बार बार बोल रहा हूं ई क्या है, ई जो है एक तरीके का फोर्स है जो ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा होगा, फीलिंग एक तरीके से। डीएस क्या है, डीएस ये पर्टिकुलर एरिया है, और इसके आगे इंटीग्रेशन कर दियो तो इसका मतलब टोटल एरिया सब मिलाकर सीएसए। अच्छा बताओ डीएस सीएसए पे पड़ रहा है ना, ये वाला एरिया जितना जितना कलर किया सब सीएसए पे तो पड़ रहे हैं, तो आप बताओ डीएस ये एरिया सबको मिला देंगे तो टोटल एरिया बनेगा ना, और टोटल एरिया मैंने अभी अभी आपसे पूछा था सिलेंडर का सीएसए कितना होता है, आप बताओ 2πr। समझ में आया? डीएस का मतलब इतना एरिया, जब इंटीग्रेशन लगा दोगे तो सबका मिलाकर बताओ कितना हो जाएगा पूरे सिलेंडर का सीएसए, तो 2πrh। 2πrh में इंटीग्रेशन शामिल है, याद है इंटीग्रेशन से ही हमने ये लिखा है, अगर इंटीग्रेशन नहीं लिखता तो हमें इतने का एरिया लिखना पड़ता, डीएस मतलब इतने का एरिया, लेकिन इंटीग्रेशन लगा दिया तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इसको नोट करो जल्दी से डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, मुझे इस सिलेंडर से पता करना है कि टोटल फ्लक्स कितना। अच्छा बताओ क्या ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? नहीं ना, वो तो सब इधर जा रही है, इधर जा रही है, नहीं ना। और वैसे भी आप बताओ, दिमाग लगाओ, अगर फ्लक्स निकालोगे, चलो तुम निकालो, चलो तुम निकालो, फ्लक्स का फार्मूला बताओ, ई डी एस कॉस थीटा। अरे ये वाला लिखोगे पहले, ये वाला तो लिखोगे तुम पहले, और ये तुम फ्लक्स किसके लिए निकाल रहे हो, तुमने सीएसए के लिए तो पता कर लिया ना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्लक्स निकाले हो, सीएसए के लिए फ्लक्स निकाले हो, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें क्या करना है, ये पता करना है कि ऊपर से कितनी जा रही है, नीचे से कितनी जा रही है, ठीक। चलो बताओ, तो आप बताओ, अब यहां आप लिख देता हूं, एक चीज बताओ, इसका फार्मूला बताओ, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर वाला एरिया जो मैं कलर कर रहा हूं ये किधर है, ये ऊपर है ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसका एरिया ऊपर है तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर आएगा भाई, कब एरिया वेक्टर ऊपर आएगा ना। आप बताओ अगर इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा तो ये ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 भाई साहब, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहां बताओ E ds cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका कोई मतलब ही नहीं। और नीचे वाले का निकालोगे तो भी बात, एरिया नीचे आएगा, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो कोई मतलब नहीं, तब भी थीटा 90 होगा। इसका मतलब ऊपर और नीचे वालों का फ्लक्स निकालने का कोई मतलब ही नहीं, जो लड़का ऊपर और नीचे वालों का निकालता है उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही है यहां से, वो तो ऐसे जा रही है, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती वहां का फ्लक्स तो 0 आता ही है। वही तो मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होती है तो वहां का फ्लक्स 0 होता है, और 0 आ भी रहा है, समझ रहे हैं? आगे चलते ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे डियर स्टूडेंट टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सिलेंडर, तो आप कितना बताएंगे इस पूरे सिलेंडर का, तो आपने इसमें सीएसए भी शामिल है, ऊपर वाला भी पार्ट शामिल है, अप और डाउन वाला भी पार्ट शामिल है, अप डाउन का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 0 होते हैं। सीधे सीएसए का बताओ कितना है, सीएसए से आंसर इक्वेशन नंबर 2 बताओ कितना है, उसमें आया होगा Q इंटू नहीं E इंटू 2πRh, यही आंसर आया ना। ये टोटल क्या है, फ्लक्स, समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं ना, तो फाई का आंसर कितना है, E इंटू 2πRh।
फाई का आंसर E × 2 पाई RH, ये टोटल फ्लक्स ही तो निकाले। फाई का आपने एक फार्मूला और भी पढ़ा है गॉस में, अभी आज ही पढ़ा है ना, क्या बताओ? फाई का एक फार्मूला, अंदर कितना चार्ज है, अंदर बताओ कितना चार्ज था, मैंने कहा था काम लगेगा। देखो आपने इस वायर को कितना चार्ज दिया था शुरू में, याद करो याद करो। गॉस का एक फार्मूला और भी है, Q/ε0। अंदर कितना चार्ज है, नीचे ε0, मतलब इसको कितना आप चार्ज में, आपने कितना चार्ज दिया था, Q चार्ज दिया, आगे E × 2 पाई RH। आगे चलो आगे चलो। एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, इस Q के प्लेस पे कितना रख सकते हैं, Q इस पे कितना चार्ज है, याद है इस पे टोटल वायर पे कितना चार्ज है, वही Q है ये, और वही Q आपने निकाला था लैम्डा × h। लैम्डा क्या था, याद है, भूल गए? लैम्डा 1 मीटर में कितना चार्ज है, और Q क्या था, टोटल चार्ज कितना, तो Q की वैल्यू कितनी है बताओ, रखो यहां पुट करो, लैम्डा × h ε0, ठीक, E × 2 पाई RH। h से h कैंसिल हो गया, ठीक। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना है, इसको यहां करो, 1/2 पाई ε0, उसके बाद λ/r। यही फार्मूला पेपर में बार बार पूछता है डेरिवेट करने को, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर, उसको पॉजिटिव चार्ज +Q दे दिया जाए और उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर कितना, 1/2 पाई ε0 λ/r। लैम्डा क्या है, 1 मीटर लेंथ के वायर में कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। r क्या है, जितने डिस्टेंस पे आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आएंगे? अच्छा, अगर मैं कह दूं वायर को पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम दिया गया है टोटल चार्ज, और इससे x डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना है, x डिस्टेंस पे, x वायर है उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कितना बताओगे, 1/2 पाई ε0 λ/ कितना, x, डिस्टेंस इस बार बदल गया ना, तो x, समझ में आएगी, नहीं समझा, ठीक, तो ऐसे लगा लीजिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 λ/r हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। मैं ये फार्मूला याद करता हूँ, आप भी याद करो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होगी। 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है, इससे आसानी रहती है। पेपर में आपको लैम्डा दे देगा, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज वो दे देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा, r डिस्टेंस दे देगा, आपको लगा दीजिएगा। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज क्या पढ़ा, बहुत लोग पढ़ के आते हैं, उनसे पूछो क्या पढ़े, कुछ पढ़ लिए, पता नहीं क्या पढ़े। आज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना पड़ा है। अगर मुझे एक स्ट्रेट वायर दिया जाए और उसको चार्ज कर दिया जाए, स्ट्रेट वायर को चार्ज कर दो और उससे कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको पड़ता है, समझ में आएगा? तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, ठीक, और आगे फिर आपका रहेगा, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है डियर स्टूडेंट, ठीक। फिर आपको केमिस्ट्री का भी रहेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए मुझे यूट्यूब पे डालना पड़ा, ठीक है। फिर मैं लाइव क्लास कल सुबह लूंगा मॉर्निंग में, ठीक। तब तक के लिए बाय।